हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल कॉम्पिटिटिव ई इंग्लिश। आई एम संजीव सिंह। आज डिस्कस करेंगे द हिंदू के एक एडिटोरियल को। एडिटोरियल अभी जो 10 चैनल से 45 वीडियोज को गवर्नमेंट के द्वारा डिलीट कर दिया गया है, तो इसके बारे में राइटर अपने व्यूज को देते हैं। इसके हम वोकैब सेक्शंस को, इसके ग्रामर सेक्शन को इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार ये डिस्कशन हो जाए, इसके वोकैब्स, इसके ग्रामर्स हो जाए, तो इसको खुद से ठीक से पढ़ने का कोशिश कीजिए, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगा। सबसे पहले वर्ड को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे ट्रीड। ट्रीड होता है मतलब जब चल रहे हैं तो किस पेस से चल रहे हैं आप, तो उसको कहते हैं ट्रीड। गो अहेड, आगे बढ़ना। पेस ऑफ वॉक, ये चलने का जो पेस होता है उसको बताता है ए ट्रीड। ट्रीड वर्ड, यह इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में हमेशा पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है एस्पेरिंगली। एस्पेरिंगली, एस्पेरिंगली बना है एस्पार से, SPARE, एस्पेयर। एस्पेयर का मतलब क्या होता है? एस्पेयर का मतलब होता है खाली। जैसे कहते हैं ना स्पेयर पार्ट, स्पेयर पार्ट्स ऑफ किसी मशीनरी का स्पेयर पार्ट, या स्पेयर टाइम, SPARE, स्पेयर टाइम, खाली समय है तो उससे हम कहेंगे स्पेयर। तो इसी से बना है एस्पेरिंगली, इसके एडवर्ब है, इसको एडवर्ब बनाया गया है। तो इसका मतलब क्या होगा? उसी तरह से खाली टाइप का ही इसका वर्ड आएगा। जैसे चीपली, चीपली मतलब किफायती रूप से। अगर स्पेरिंगली का एग्जैक्ट हिंदी बोले तो किफायती रूप से होगा, किफायती रूप से, किफायती रूप से, यानी कि थोड़ा सा फ्रीगली, कंजूसी टाइप से। मिगर, मिगर का मतलब कम, बहुत कम, बहुत कम को मिगर कहते हैं, और उसी से मिगरली बना है, तो मिगरली, फ्रीगुलरी, चिपली, इसका साइन हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है कंसर्न। कंसर्न दो तरीके से यूज में आता है। जैसे एक होता है रिलेटेड टू, जैसे दिस दिस मैटर इज ओनली कंसर्न्ड with me, each matter is only concerned with me, यानी कि ये मैटर, ये बात सिर्फ मुझसे रिलेटेड करता है, मुझसे रिलेट करता है, तो वहां पे देंगे हम रिलेटेड टू। दूसरा इसका एक यूज होता है एंजाइटी के फॉर्म में। जब आपको कोई चिंता हो, एप्रीहेंशंस हो, तो वहां पे होगा चिंता के रूप में। जैसे यहाँ पे एंजाइटी इसका साइन हो, एप्रीहेंशन इसका साइन हो जाएगा, चिंता के रूप में आता है, चिंता के रूप में। और एक रिलेटेड टू को दर्शाने के लिए हम कंसर्न का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टेंसिबल। ये ऑस्टेंटिशियस इसी से बनता है, नाउन, OSTANTIO, ऑस्टेंटिशियस, TIOUS, यानी कि जो दिखावा करता है, जो दिखावा करता है पर्सन, उसको हम ऑस्टेंटिशियस कहते हैं। ऑस्टेंसिबल लगभग उसी तरह का वर्ड है जो सिर्फ दिखने में लग रहा है, यानी कि थोड़ा सा जो एक्चुअल है उससे ज़्यादा दिख रहा है, यानी कि एपेरेंट है, APPARENT, एपेरेंट, डेमोन्स्ट्रेटिव और एग्जिबिटेड, इसका साइन हो जाएगा। यानी कि डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब डेमो जब देते हैं तो उसको क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब प्रदर्शन करना, किसी चीज़ को हम प्रदर्शित कर रहे हैं तो उसको, इसका मतलब वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। एग्जीबिशन जो मेला वाला लगता है तो वहाँ पे एग्जिबिटेड, वहाँ पे एग्जीबिशन का वर्ड यूज होता है, तो वहाँ पे क्या किया जा रहा है? दिखावा किया जा रहा है। तो ऑस्टेंसिबल मतलब थोड़ा सा दिखावापूर्ण, दिखावटीपूर्ण, इसको ऑस्टेंसिबल को कह सकते हैं। डिसेमिनेशन एक अच्छा वर्ड है। डिसेमिनेशन मतलब किसी चीज को फैलाना, फैलाना, स्प्रीड करना, स्प्रीड करना, किसी चीज को फैलाना को क्या कहेंगे? डिसेमिनेट। इसका एग्जैक्ट साइन प्रोपोगेशन होता है। प्रोपोगेशन, किसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, फैला रहे हैं, तो उसे प्रोपोगेशन, इसका वर्ब हो जाता है प्रोपोगेट करना, और इसको डिसेमिनेशन का साइन ऑफ प्रोपोगेशन होगा। और ट्रांसमिट करना, ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में आता है, नेटवर्किंग के जो रेडिएशन होते हैं उसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो वहाँ पर ट्रांसमिट वर्ड का यूज होता है। तो किसी चीज़ को फैलाने को क्या बोलेंगे? डिसेमिनेशन, प्रोपगेशन, स्प्रीड, ट्रांसमिट, ये सब इसके साइन हो जाएंगे। नेक्स्ट है टेक अवे। टेक अवे, टेक मतलब लेना, अवे मतलब दूर, यानी कि किसी चीज़ को अगर दूर ले जा रहे हैं, दूर ले जाना, हटा देना, डिलीट कर देना। सन मतलब किसी चीज़ से बचना, बचना, हटाना, इसको सन। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब अलग अलग करना, अलग अलग किसी चीज को कर रहे हैं तो उसको स्ट्रेंज, स्ट्रेंज कहेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? स्ट्रेंज, टेक अवे का डिलीट करना, हटाना, सन करना, स्ट्रेंज करना। नेक्स्ट है पोर्टेंडिंग।
ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पोर्टेनिंग मतलब पहले से किसी भविष्य का अनुमान लगाना, अनुमान लगाना, यानी कि पहले से फील हो रहा है कि कुछ होने वाला है तो उसे हम पोर्टेंट कहेंगे। पोर्टेंट, पोर्टेंट से बना है पोर्टेनिंग। इसका दोनों साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा बार बार एसएससी बैंक एग्जाम में पूछा जाता है और न्यूज़पेपर में भी बार बार देखने को मिलता है। जैसे ऑगर, AUGER, ऑगर वेल और ऑगर विल, ऑगर इल, यानी कि बुरा चीज होने वाला है तो ऑगर इल बोलते हैं, अच्छा कुछ दिखाई दे रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है तो ऑगर विल कहते हैं। इन द सेम मैनर हम यहाँ पे बोर्ड वेल और बोर्ड इल का प्रयोग करते हैं। अच्छा होने वाला है तो बोर्ड वेल, बुरा होने वाला है तो बोर्ड इल, ऑगर वेल ऑगर इल, और उससे वर्ड बनता है पोर्टेंड, यानी कि क्या आपको दिख रहा है भविष्य में, इसको बताने के लिए हम पोर्टेंड यूज करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन होता है किसी रूल का, यानी कि कोई रूल बना हुआ है और उसमें हम उसको पार कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो उसे हम ट्रांसग्रेशन कहते हैं। रूल को वायोलेट करने को उसको वायोलेशन भी कहते हैं। इसका हिंदी पहले उल्लंघन करना, किसी चीज का उल्लंघन करना को ट्रांसग्रेस कहेंगे। सरपास करना, किसी चीज को पास कर देना बिना किसी इजाजत के, तो उसको अगर रूल हो तो वहां पे हम वायोलेट कर रहे हैं तो उससे वायोलेशन बन जाएगा। इन्फ्रिंजमेंट, जैसे अगर बॉर्डर पे होता है कि कोई भी देश एक दूसरे पे गोली नहीं चलाएगा, यहाँ पे बमबारी नहीं होगी, ठीक है, तो उसको हम सीज फायर कहते हैं। सीज फायर, और सीज फायर को अगर वायोलेट किया जाता है तो वहाँ पे सीज फायर वायोलेशन हम कभी सुनने को नहीं मिलता है, वहाँ पे सीज फायर इन्फ्रिंजमेंट कहा जाता है। इन्फ्रिंजमेंट यानी कि हमेशा जैसे इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते रहते हैं कि यहाँ पे सीज फायर की बात हुई थी लेकिन इस कंट्री ने यहाँ पे इन्फ्रिंज किया है, तो यहाँ पे सीज फायर इन्फ्रिंजमेंट हुआ है। यहाँ पे ब्रीच, सेम उल्लंघन करना का ब्रीच होता है, लेकिन ये डाटा के कंपनी के सेंस में आता है। किसी देश के, किसी कंपनी के डाटा को हम लीक कर दे रहे हैं तो उसे हम कहेंगे कि यहां पे डाटा की ब्रीच हुई है, डाटा ब्रीच। और कंट्रावेंशन जब कोई लॉ बना होता है, कोई कंडीशन लगा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है दो लोगों के बीच में, उसको अगर हम तोड़ रहे हैं तो वहां पे कंट्रावेंशन शब्द का यूज होता है। ये सारे के सारे वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, सबका मतलब उल्लंघन करना ही होता है, लेकिन अलग अलग सेंस में इन सबों का यूज होता है जो मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे टेक डाउन का मतलब होता है किसी चीज को खरे से निगेट कर देना, बिल्कुल उसी समय इनकार कर देना। तो टू निगेट मतलब मना करना, टू निगेट कर देना। रिफ्यूज और रिफ्यूट है किसी चीज को देने से इनकार करना को रिफ्यूज कहते हैं। कोई आप पे एलिगेशन लगा रहा है और उस एलिगेशन से इनकार कर रहे हैं तो उसे हम रिफ्यूट कहते हैं। रिफ्यूट मतलब किसी एलिगेशन से, LEGATION, एलिगेशन से, इसको लिख लीजिएगा, एलिगेशन से इनकार करने को रिफ्यूट। और रिफ्यूज किसी को कुछ देने से, कोई मांग रहा है, देने से इनकार करना को हम कहेंगे रिफ्यूज कर दे रहे हैं। और डिनाई कर दे रहे हैं, डिनाई मतलब मना कर रहे हैं। और डिनाई शब्द ऐसा है जिसके बाद अगर वर्ब आएगा तो V फॉर्म में आता है, ING फॉर्म में आता है। यह याद रखिएगा, एग्जाम में इसे गलत करा देता है। डिनाई टू गो नहीं होगा, ये गलत है, डिनाई गोइंग होगा। ही डिनाइड गोइंग, उसने जाने से इनकार कर दिया, तो यहाँ पे इसके बाद हमेशा जिरंड आता है, V फॉर्म में वर्ब आता है। नेक्स्ट है अनरिवील्ड। रिवील मतलब क्या होता है? REVEAL। रिवील मतलब किसी चीज को लीक करना ना, डिस्क्लोज कर देना, डिस्क्लोज कर देना, यानी कोई चीज़ क्लोज है उसको हम डिस्क्लोज कर दिए, यानी कि रिवील कर दिए, बाहर निकाल दिए। तो अनरिवील्ड का मतलब क्या हुआ कि ये बाहर नहीं निकाला गया है, इसको सीक्रेट रखा गया है, तो उसको हम अनरिवील्ड कहेंगे। कोवर्ट है अभी ये, कोवर्ट एक बहुत अच्छा वर्ड है अनरिवील्ड का। कोई चीज़ें अगर सीक्रेट है तो उसे हम कोवर्ट कहते हैं, COVERT। और इसको अगर ओपन कर दे रहे हैं, बाहर लीक कर दे रहे हैं, रिलीज कर दे रहे हैं, रिवील कर दे रहे हैं, तो वहाँ पे ओवर्ट आता है, OVERT। ये दोनों वर्ड को हमेशा याद रखिएगा। ओवर्ट, OVERT, ओवर्ट मतलब ओपन, खुला हुआ, और इसका एंटो हो जाता है कोवर्ट, COVERT, कोवर्ट, यानी कि ये सीक्रेट है, ये ढका हुआ है, कोवर्ट है, COVERT। ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कोवर्ट और ओवर्ट।
नेक्स्ट है अपहोल्ड। ये हमेशा डिसीजन के सेंस में आता है। जब भी कोई आर्गुमेंट जज के सामने दिया जाता है ना, जज उसको अगर सपोर्ट कर दे रहा है, उसको कह रहा है कि नहीं ये ठीक है, इस पे डिसीजन दे देता है, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि कोर्ट ने अपहोल्ड किया है। यहाँ पे हमेशा V4 V2 में इसका अपहेल्ड आता है, कंफ्यूज मत होइएगा। अपहेल्ड इसका V2 है, V1 का अपहोल्ड का V2 upheld, यानी कि कोर्ट upheld द आर्गुमेंट गिवन बाय द एडवोकेट। कोर्ट क्या किया कि उसको अपहोल्ड किया। ठीक है। रिलेवेंट, यहाँ पे रिलेवेंट का मतलब होता है प्रासंगिक। यहाँ पे सपोर्ट समर्थन करना लिख लीजिएगा, समर्थन करना। यहाँ पे रिलेवेंट मतलब होता है प्रासंगिक, प्रासंगिक। यहाँ पे ये वर्ड बहुत स्पेलिंग में पूछ लिया जाता है, गलत करते हैं लोग। रिलेवेंट करते हुए RELEVENT दे देते हैं। यहाँ पे VENT नहीं VANT होता है, यह बिल्कुल याद रखिएगा। यानी कि किसी चीज़ से अगर कनेक्शन दिख रहा है तो उसे हम कहेंगे कि ये रिलेवेंट है, यानी कि ये प्रासंगिक है, यानी कि ये कनेक्टेड है। पर्टिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट इसका साइनो है रिलेवेंट का। पर्टिनेंट, रिलेवेंट RELEVENT VANT, रिलेवेंट टू या पर्टिनेंट PERTINENT, पर्टिनेंट टू, यानी कि रिलेटेड है। दोनों दिख रहा है कि हाँ कनेक्शन बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, तो उसे हम रिलेवेंट कहेंगे, कनेक्टेड विथ समथिंग। और जब भी पर्टिनेंट आता है ना, तो इसका उल्टा होता है इम्पर्टिनेंट, IMPERTINT, यानी कि अब रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो वो नॉट रिलेटेड, नॉट RELATED होता है। लेकिन इम्पर्टिनेंट का एक और मतलब होता है जिद्दी टाइप का, STUBBORN, स्टबर्न, यानी कि जिद्दी, इम्पर्टिनेंट है, तो उसे हम कहेंगे इम्पर्टिनेंट उल्टा होकर पर्टिनेंट उल्टा होकर दो भागों में बढ़ता है। एक जो इम्पर्टिनेंट बनता है, इम्पर्टिनेंट का एक मतलब होता है कि हाँ ठीक है, इसका उल्टा होगा नॉट रिलेटेड। दूसरा मतलब होता है कि ये बहुत जिद्दी है, ये स्टबर्न है। नेक्स्ट इसका साइन होता है रिलेवेंट का अपोजिट मतलब क्या होता है, रिलेट करना। अपोजिट से कंफ्यूज इसको मत करिएगा। अपोजिट मतलब उल्टा, किसी चीज़ का उल्टा, लेकिन ये उल्टा नहीं है, ये सीधा है, ये रिलेट कर रहा है। कहीं ना कहीं एक मायने में हम अपोजिट और अपोजिट को एक दूसरे का एंटो कह सकते हैं, क्योंकि अपोजिट रिलेट कर रहा है, अपोजिट रिलेट नहीं करता है। तो अपोजिट, इसको ध्यान में रखिएगा, अपोजिट से कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्रोविजन। प्रोविजन दो तरीके से यूज में आता है। एक, जब कोर्ट या कोई भी कानून संसद लॉ बनाती है कुछ देर के लिए, तो उसे हम लॉ या रेगुलेशन कहते हैं। तो वहां पे एक प्रोविजन होता है, उसको हम प्रस्ताव कहते हैं, प्रस्ताव, प्रोविजन। दूसरा प्रोविजन होता है रसद के लिए, रसद यानी कि खाने की सामग्री के लिए, फूड, मील, डाइट, इन सबको हम कहेंगे प्रोविजंस है। और प्रोविजन कभी कभी प्रोविजनल, PROVISIONL, प्रोविजनल की तरह यूज होता है, जो नेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है। प्रोविजनल का मतलब होता है इंटरिम, इंटरिम मतलब अंतरिम, अंतरिम मतलब कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए, देर के लिए, यानी कि टेम्पररी है, कुछ देर के लिए बनाया गया कोई नियम कानून है, तो उसे हम कहेंगे इंटरिम। जैसे किसी को इंटरिम बेल मिलती है ना, TERIM, इंटरिम बेल, यानी कि उसको हमेशा के लिए बेल उसको नहीं दिया गया है, कुछ देर के लिए मिलता है, तो उसको हम इंटरिम बेल कहते हैं। तो वो क्या कहता है, टेम्पररी है, कुछ देर के लिए है, प्रोविजनल है। और प्रोविजनल कभी आ जाता है, इसको हम टेंटेटिव भी एक वर्ड देते हैं, TATIVE, टेंटेटिव, यानी कि कुछ देर के लिए है, परमानेंट नहीं है। इन सब का उल्टा क्या हो जाएगा, परमानेंट, इन सब का एंटो हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है पैनल। पैनल कभी किसी चीज को डिसाइड करने के लिए कुछ लोगों को का ग्रुप बनाते हैं, तो उसे हम पैनल कहते हैं। जैसे पैनल ऑफ जज, PANEL, पैनल ऑफ जज, JUDGE, जज। जब भी या कोई फॉर्मर जज हैं और किसी मैटर में डिसाइड करने के लिए हम कोई ग्रुप बनाते हैं, तो उसे भी हम पैनल ऑफ जज बोलते हैं। इससे थोड़ा सा एक रिलेटेड वर्ड होता है पेनल, PENAL, ए और ई का मात्रा इधर उधर हो जाता है तो ये पिनल बन जाता है, पिनल। पिनल मतलब होता है सजा, पनिशमेंट, PUNISHMENT, पनिशमेंट। जैसे IPC जो होता है ना, IPC का धारा लगता है, तो
इंडियन पिनल कोड कहते हैं। तो वहाँ पे जो पिनल आता है ना वो PENAL आता है, क्योंकि वहाँ पे सजा देने का क्या प्रावधान है उस चीज़ की डिस्कस की जाती है। तो यहाँ पे पैनल और पिनल में अंतर समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है इंसाइटमेंट। इंसाइटमेंट एक वर्ड से बहुत कंफ्यूज करता है। इंटाइस से ENTICE दोनों को समझेंगे। एक है इंसाइटमेंट। इंसाइटमेंट मतलब ज्वलंत बना देना, ज्वलंत बना देना, उकसाना, उकसाना। उसका होगा इंस्टिगेट करना, इंस्टिगेटिंग स्टायर अप। स्टायर अप किसी धरना प्रदर्शन के लिए हमेशा आता है, तो उसे हम उकसाना जब कहेंगे ना, बिल्कुल उकसा दिए हैं, इनकरेज कर दिए हैं, तो उसे हम इंसाइटमेंट कहेंगे, इंसाइटमेंट। और दूसरा है इंटाइस। इंटाइस मतलब होता है लालच देना, लालच देना। इसका एल्यूरिंग साइन हो जाएगा, एल्यूरिंग। कैजुअलिंग, CAJOLING, कैजुअल, CAJOLING, कैजुअल, CAJOLE। कैजुअल का मतलब क्या होता है? किसी को लालच देना, उसको लुभाना, टेम्प्ट करना, TEMPT। तो टेम्प्ट मतलब क्या होगा? इंटाइस करना, लुभाना। और इंसाइट, इंटाइस और इंसाइट में अंतर समझिए। इंटाइस मतलब लालच देना और इंसाइट मतलब किसी को भड़का देना, उकसा देना। नेक्स्ट है वर्ड है ऑफेंसिव। ऑफेंसिव मतलब डिसरिस्पेक्टफुल। ऑफेंसिव मतलब डिसरिस्पेक्टफुल या डेरोगेटरी, अपमानजनक। अपमानजनक है, रूड कोई बात बोल रहे हैं तो उसे हम ऑफेंसिव, जैसे कोई किसी को गाली दे देता है, एब्यूज कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे कि ये बहुत ऑफेंसिव है। ऑब्जेक्शनेबल है, डिसरिस्पेक्टफुल है, डेरोगेटरी है, अपमानजनक। डेरोगेटरी मतलब अपमानजनक है। नेक्स्ट, अब ग्रामर सेक्शन को इसके डिस्कस करेंगे। इस एडिटोरियल में जो भी ग्रामर कहीं यूज हुए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे ठीक से। कंटेंट मस्ट बी यूज, यहाँ पे लाने का मतलब ये है कि ए मस्ट बी यूज। ये कौन सा वॉइस है? ये बिल्कुल पैसिव वॉइस रहेगा, क्योंकि कोई मोडाल्स है उसके बाद बी और V3 आता है तो वो पैसिव फॉर्म में यूज होता है। तो अगर इसका एक्टिव बनाते तो एक्टिव क्या होता कि ही मस्ट, MUST, मस्ट, उसके बाद V1 आता, मस्ट यूज दिस कंटेंट स्पेरिंगली, दिस कंटेंट स्पेरिंगली, SPARINGLY। लेकिन यहाँ पे ये पैसिव इसका क्या हुआ है कि ही must be used, this content must be used sparingly by him। तो इसके एक्टिव पैसिव को समझ लीजिएगा कि must be के साथ कैसे एक्टिव में जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे रिस्पॉन्स टू के बाद हमेशा आपने V1 देखा होगा, इसको इन्फिनिटिव कहते हैं, इन्फिनिटिव। लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्स टू प्लस V4 दिख रहा है, क्यों? क्योंकि यह रिस्पॉन्स टू किसके साथ है? सबसे पहले ये समझिए, ये ग्रोइंग के साथ नहीं है, टू ग्रो नहीं आता, ये रिस्पॉन्स टू रिस्पॉन्स के साथ है। तो रिस्पॉन्स, किसी को रिस्पॉन्स बोलते हैं, करते हैं, तो आई रिस्पॉन्डेड टू हिम, तो वो पर्सन आता है। तो पर्सन क्या किस फॉर्म में आएगा? अगर नाउन बनेगा तो वह वर्ब जिरंड के फॉर्म में आता है, GERUND, जिरंड के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स टू प्लस V4 आएगा, रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग कंसर्न, ग्रो कंसर्न नहीं। ये हमेशा कंफ्यूज करके एग्जाम में गलत करा सकता है। तो रिस्पॉन्स RESPONSE, रिस्पॉन्स टू आ रहा है तो इसके पास V4 आएगा। इसी तरह से कमिटेड टू, COMMITTED, कमिटेड टू के बाद V4 आता है। लुक फॉरवर्ड टू के बाद V4 आता है। इन सब के बाद हमेशा ING फॉर्म दिखेगा। भले वहाँ पे टू देख के कंफ्यूज होता है कि V1 आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रिस्पॉन्स टू, कमिटेड टू, लुक फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा V4 आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कम्युनिकली सेंसिटिव मटेरियल। इसमें नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मटेरियल क्या है? कोई भी मटेरियल नाउन में होता है, इसको क्वालिफाई करने के लिए क्या आता है? एडजेक्टिव आएगा ना। तो सेंसिटिव क्या होगा? यहाँ पे सेंसिटिव एडजेक्टिव होगा, और इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए क्या आएगा? एडवर्ब। यहाँ पे कम्युनिकली एडवर्ब होगा, एडवर्ब। LY दिख रहा है, डेफिनेटली एडवर्ब होगा। IVE से वर्ड यूज होगा तो लास्ट करेगा तो उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। मटेरियल नाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा, इसको एडवर्ब क्वालिफाई करेगा।
सच, नेक्स्ट है सच, सच के बाद डैट आएगा, डैट, या किसी चीज को बताने के लिए आएगा तो सच के बाद हमेशा अ पावर, सच पावर देकर एग्जाम में गलत कराता है, सच पावर दे देगा। तो यहाँ पे आपको छूटा हुआ रहेगा ए, सच अ पावर, वहां पे सच के बाद ए आता है, उसके बाद नाउन आएगा। नेक्स्ट है ओरिजिनेटर्स ऑफ कंटेंट वर गिवन ऑन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन देयर स्टैंड। यहाँ पे कंटेंट के साथ वर क्यों आया है यह देखना जरूरी है। कंटेंट के साथ वर आया है, वर हमेशा प्लुरल के लिए आया है यहाँ, लेकिन यहाँ पे कंटेंट तो सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि एक कंटेंट का वर नहीं है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कंटेंट के लिए नहीं, ओरिजिनेटर्स के लिए आया है, ओरिजिनेटर्स के लिए आया है, ओरिजिनेटर्स ऑफ कंटेंट। तो ओरिजिनेटर्स प्लुरल में है तो इसके लिए प्लुरल हेल्पिंग वर्ब वर आएगा, और इनका पोजीशन भी प्लुरल दिया जाएगा, नीचे दे देगा अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन दियर स्टैंड। तो दियर किसके लिए आया है, कंटेंट के लिए नहीं आया है, ओरिजिनेटर्स के लिए आया होगा है। तो ये हमेशा कंफ्यूज कराएगा ग्रामर में, ग्रामर के एरर में। यहाँ पे ओरिजिनेटर देगा और यहाँ पे दे देगा इट्स, तो आपको लगेगा कंटेंट की वजह से दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको काट को आपको दियर करना होगा, या इस पार्ट में होगा तो इस पार्ट में आपको ईयर शो करना होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 69A ऑफ द IT कोड व्हिच एम्पावर, व्हिच कब कब यूज होता है, जब भी ये अगर प्रोनाउन की तरह यूज होगा, जैसे हु, हुम, व्हिच, ये सब इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन की तरह यूज में आते हैं। तो व्हिच कब आएगा, जब भी नॉन लिविंग बींग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव चीज हो, या फिर अगर कोई मैटर हो, जब कोई मैटर हो तो वहां पे हम विच आता है। और या फिर इसके साथ साथ अगर कोई पूरे सेंटेंस के लिए अगर देना हो तो वहां पे विच आता है। यहाँ पे पूरे सेंटेंस को दे रखा है और इसके लिए विच का यूज करा रखा है। तो विच कब कब आएगा, जब नॉन लिविंग थिंग्स हो, जब कोई बात कर रहे हैं, बात बोल रहे हैं, तो वहां पे विच आएगा, वहां पे हु और हुम नहीं आएगा। पर्सन के लिए हुम आता है, और किसी पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस दिया है तो उसके बाद हुम आता है। लेकिन विच कब आता है, जब कोई मैटर को हम क्वालिफाई कराने के लिए कोई प्रोनाउन देते हैं तो वहां पे हम विच लगाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं द लेटेस्ट ऑर्डर इन्वोक्स। एक तो लेटेस्ट ऑर्डर है तो यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर के बाद हम क्या क्या देंगे, प्लुरल वर्ब देंगे, तो यहाँ पे इन्वोक्स आएगा। लेटेस्ट ऑर्डर, इन्वोक्स का मतलब समझते हैं। इन्वोक का मतलब होता है आह्वान करना, आह्वान करना, यानी कि ही इन्वोक्ड गॉड, वह गॉड को पुकारा, आह्वान किया। नेक्स्ट इसका एक और मतलब होता है, जब भी हम किसी कानून का रेफरेंस देते हैं या हेल्प लेने की बात करते हैं तो वहाँ पे इन्वोक आता है। तो जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑर्डर है उसके अनुसार यह क्या रिलेट कर रहा है, एडिटोरियल में इस चीज के बारे में बताया गया है। लेटेस्ट ऑर्डर इन्वोक्स, तो यहाँ पे इन्वोक मतलब आह्वान करना मत समझ लीजिएगा। इन्वोक का मतलब क्या बताया गया है, इन्वोक का मतलब हो गया है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस दिया जा रहा है। इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी, इंटर डिपार्टमेंटल को समझिए, यहाँ पे इंटर डिपार्टमेंटल, इंटर और इंट्रा कब आता है, इंटर और इंट्रा, INTRA हमेशा आके कंफ्यूज करेगा। जैसे इंटर स्टेट, INTER, इंटर स्टेट, एक होता है इंट्रा स्टेट। जब भी हम दो अलग अलग स्टेट की बात करें ना, दो अलग अलग स्टेट की, तो वहां पे इंटर आएगा। जब भी एक ही स्टेट की हम बात करें, एक ही स्टेट में, तो वहां पे इंटर आएगा। इंटर कब आएगा, इंट्रा कब आएगा, जब एक ही स्टेट में हम चीज़ों को बात कर रहे हैं तो वहां पे होगा इंट्रा स्टेट। लेकिन इंटर स्टेट कब आएगा, जब हम एक स्टेट की बात नहीं, दो स्टेट को हम रेफरेंस देकर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे इंटर स्टेट आएगा। तो यहाँ पे इंटर डिपार्टमेंटल का मतलब क्या हुआ कि दो अलग अलग डिपार्टमेंट की बात की जाएगी। इंटर देखकर की कंफ्यूजन आता है कि एक ही डिपार्टमेंट की बात हो रही है, लेकिन इंटर डिपार्टमेंट का क्या मतलब होता है कि दो अलग अलग डिपार्टमेंट की कमिटी बनी हुई है, कंसीडर्स। और कमेटी जब बनी हुई है तो भले अलग अलग डिपार्टमेंट है लेकिन एक ही कमेटी है, तो कमेटी कंसीडर्स ही करेगी। यहाँ पे V1 ही आएगा, यहाँ पे कंसीडर मत लगा दीजिएगा कंफ्यूजन में।
नेक्स्ट है बिफोर। बिफोर और आफ्टर, BEFORE, बिफोर आफ्टर, दो ऐसे वर्ड हैं जिनके बाद हमेशा बिफोर ही आता है। वर्ब का फोर फॉर्म आएगा या जीरंड कह सकते हैं, जीरंड ही आएगा बिफोर के पहले, बिफोर के बाद और आफ्टर के बाद। यहाँ पे आफ्टर के लिए दिख रहा होगा, तो दोनों एक ही एडिटोरियल में दिख रहा है। बिफोर डायरेक्टिंग आया हुआ होगा एडिटोरियल में। आफ्टर गेटिंग द कमिटी व्यूज, तो आफ्टर के बाद यहाँ पे देखिए बिफोर दे रखा है, तो आफ्टर गेट द कमेटी व्यूज देकर आपको कंफ्यूज करेगा। वहां पे आफ्टर के बाद यहाँ पे आपको गेटिंग लगाना होगा। यहाँ पे बिफोर डायरेक्ट दे रखा होगा, जिसको आपको हटा के डायरेक्टिंग लगाना होगा। तो आफ्टर और बिफोर के बाद बिफोर आता है। यहाँ पे देयर इज एन इमरजेंसी पोजीशन, देयर एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है। ये इंट्रोडक्टरी वर्ड जब भी आता है ना, तो ये इसके बाद का जो हेल्पिंग वर्ब आता है वह देयर पे डिपेंड नहीं करता है। बहुत जगह देयर को देखकर लगता है आर ही आएगा, THERE, देयर के देखकर कंफ्यूजन में आर आएगा, लेकिन नहीं, यहाँ का हेल्पिंग वर्ब ना इसके बाद वाले पे सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। जब भी हेल्पिंग वर्ब आएगा वो इंट्रोडक्टरी वर्ड नहीं बल्कि सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट इमरजेंसी प्रोविजन है, तो यहाँ पे इज आया हुआ है। अगर यहीं पे प्रोविजंस लगा देते तो यहाँ पे आर आता। देयर आर एन नहीं लगता उसके बाद, देयर आर इमरजेंसी प्रोविजंस, देयर आर THERE, देयर आर इमरजेंसी पोजीशंस, इमरजेंसी पोजीशंस। अगर पोजीशंस आ जाए तो यहाँ पे आर लगाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए यहाँ का पूरा वर्ड है, एक सेंटेंस है और उसके लिए व्हिच आया हुआ है। तो व्हिच किस किस के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आएगा, किसी मैटर के लिए आएगा, या पूरा के पूरा वर्ड के लिए हम अगर प्रोनाउन देना, इंट्रोडक्टिव प्रोनाउन देना चाहते हैं तो उसके लिए व्हिच शब्द का यूज होगा। नेक्स्ट है आउट टू मोडाल्स है, MODALS। तो अब मोडाल्स के बाद V1 का यूज होता है। तो आउट टू अपने आप में मोडाल्स है, जिसका मस्ट होता है, मस्ट के लिए आता है, मस्ट। और रिस्पेक्ट के सेंस में इसको अपने जो ऑब्लिगेशंस हैं, ऑब्लिगेशंस अपने दायित्व कर्तव्य, उसके लिए आउट टू आता है। और मोडाल्स की तरह यूज होगा, मोडाल्स प्लस V1, तो आउट टू प्लस मीट आएगा। देयर इज नो डाउट डैट, यहाँ पे अगर डाउट्स रहता तो क्या आता, आर आता, लेकिन यहाँ पे देयर इज नो डाउट है तो इज आया हुआ है। अगर डाउट्स रहता तो डेफिनेटली आर आता। पोजिंग अ चैलेंज, पोज अ डेंजर, POSE, पोज अ DANGER। जब भी पोज आया ना तो उसका मतलब POAG, पोज मतलब दिखा रहा है। लूमिंग, LOOMING, यानी कि लूमिंग कोई भी हमेशा निगेटिव आएगा ना, तो जैसे खतरे के बादल को मडराना, तो वहाँ पे लूमिंग क्लाउड ऑफ डेंजर, लूमिंग CLOUD, क्लाउड ऑफ डेंजर। तो वहाँ पे लूमिंग हमेशा पोजिंग या पोजिंग चैलेंज को पोज कर रहा है यहाँ पे, यानी कि इस काम को करने में चैलेंज है। तो चैलेंज या पोजिंग हमेशा निगेटिव के लिए आता है। नेक्स्ट है ड्यू प्रोसेस। ड्यू तो दो तरीके से यूज होगा। एक होता है ड्यू टू, ये कारण बताने के लिए आता है। एक होता है ड्यू मतलब प्रस्तावित। जैसे प्राइम मिनिस्टर, PM अराइवल इज ड्यू नेक्स्ट वीक। PM अराइवल, ARRIVAL, अराइवल इज ड्यू नेक्स्ट वीक, यानी कि प्रस्तावित है। नेक्स्ट वीक में उनका अराइवल प्रस्तावित है। तो ड्यू जब आएगा तो प्रस्तावना के लिए भी आएगा। इसी ड्यू से ड्यूज बनता है, DUES, जो बकाया होता है ना, तो वहाँ पे भी हम ड्यूज लगाते हैं। तो ड्यूज मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का बकाया आपके पास है तो वहाँ पे हम ड्यूज लगाते हैं। तो ड्यू का क्या मतलब हो गया, ड्यू मतलब प्रस्तावित। एक तो ड्यू टू कारण, दूसरा हो गया ड्यू मतलब प्रस्तावित कोई घटना हो। एक ड्यू का मतलब बकाया, कोई किसी चीज पे बाकी हो, तो वहां पे हम ड्यू का शब्द का यूज करते हैं। ये था आपका डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट। प्लीज सपोर्ट मी एंड डिसेमिनेट दिस वीडियो टू योर अदर फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।